नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज हम इस वीडियो के अंदर लीगल टॉक्स के बारे में, लीगल न्यूज़ के बारे में समझेंगे। ये हमारी सेकंड वीडियो होगी। आप लोग इस लीगल टॉक्स के में सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कमेंट सेक्शन भी मैंने पढ़े थे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे और वीडियोज़ बनाता रहूँ। और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज की लीगल न्यूज़ के बारे में हम समझेंगे, उसका मतलब है कि जो कर्नाटक का हाई कोर्ट है उसने स्टेट गवर्नमेंट जो कर्नाटक की है उससे पूछा है कि भाई आपके क्या क्या मेजर्स हैं किसको सेव करके रखने के लिए। जो एक बस्टार्ड बर्ड होती है, बहुत पॉपुलर बर्ड है ये और बहुत ही अच्छी रेयर स्पीशीज के अंदर भी आती है बस्टार्ड बर्ड। तो जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसने कर्नाटक गवर्नमेंट से गाइडेंस मांगी है, यानी कि डायरेक्शंस मांगी है, गाइडलाइंस मांगी है कि भाई आप आर्टिकल जो हमारे को 48 आई गेस, आर्टिकल 48A जो होता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी ड्यूटी है कि वो एक तो सिक्योर करके रखे, सेफगार्ड करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे और इंप्रूव करे किसको, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, यानी कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को भी, साथ ही में फॉरेस्ट को भी। तो जो हमारा आर्टिकल 48A है उसकी मदद लेके कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि आपके क्या क्या मेजर्स हैं बुस्टार्ड बर्ड्स के लिए। कर्नाटक के अंदर सूखा रहता है तो वहां पर 1 से 2 साल के अंदर ये जो बस्टार्ड बर्ड है ये बिल्कुल भी एग्स को ले नहीं करती है, मतलब एग्स नहीं देती है। और अगर नॉर्मल टाइम्स में रहता है तो हर 1 या 2 साल के अंदर एक एग बस्टार्ड बर्ड जो है देती है। गाइडलाइंस इसलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने मांगी कि भाई आप तो बताओ, क्योंकि इसकी जो संख्या है, जो इसकी पॉपुलेशन है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है और इसकी मैक्सिमम एज जो है 12 से 15 साल तक होती है। तो इसी वजह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने गाइडेंस मांगी है आर्टिकल 48A की मदद से। अब दूसरी हमारी लीगल न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है अब एक एडवोकेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसको समझना ज़रूरी है आपके आगे फ्यूचर के लिए भी। और आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे लिटिगेशन में, अगर जाने की सोच रहे होंगे, जा चुके होंगे, या फिर जब आपकी प्लानिंग होगी, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये न्यूज़ से सीख कर ही आप, ये न्यूज़ देख कर ही आप सीखेंगे, आपको अवेयर होंगे। एक आम आदमी को भी ये सारी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंग्री हुआ है एक एडवोकेट के ऊपर और उस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंप्लेंट भी करी है यूपी बार काउंसिल एंड एडवोकेट ऑन रोल कमेटी को कि भाई ये जो मेरे कोर्ट के अंदर मिसबिहेवियर हुआ है, मिसकंडक्ट करा गया है एडवोकेट की तरफ से, तो आपको इसकी रिपोर्ट एक पर्टिकुलर मतलब प्रोसीडिंग चलानी होगी और 15 दिन के अंदर अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा इस कमेटी को। तो बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा सीरियस बात हुई होगी, आप जरा सोच के देखिए। एक्चुअल में बात क्या हुई थी, एक एडवोकेट साहब थे, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो जो एक एडवोकेट थे वो उनकी प्रोसीडिंग हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो प्रोसीड हुए कोर्ट के अंदर, लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की या तो बुक या बेयर एक्ट, आप कुछ भी मान लीजिए, वो लाना भूल गए। और उन्होंने असिस्ट करा कोर्ट से कि आप मेरे को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बुक प्रोवाइड करा दीजिए। साथ ही में उन्होंने आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस भी दिया। किसने? एडवोकेट साहब ने। तो इस केस के अंदर साथ ही में पहले ऑनरेबल जज ने बोला कि भाई आप अपने प्रोसीडिंग्स पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो आप प्रोसीड करने आए हो कोर्ट में उसमें ध्यान दीजिए। आप मिसबिहेवियर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप मिसबिहेवियर ना करिए, ऐसा ऑनरेबल जज ने बोला एडवोकेट साहब को। अब इस केस के अंदर एडवोकेट साहब ने काउंटर करा कि भाई आप बता दीजिए कि मेरे को कैसे बिहेव करना चाहिए। इस केस के अंदर जो ऑनरेबल जज थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। अब इसके लिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा कंप्लेंट कर दी बार और यूपी बार काउंसिल एंड एडवोकेट ऑन रोल कमेटी को कि भाई मेरे को 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट बनाओ, इसकी अलग प्रोसीडिंग चलाओ कि इस हमारे कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट करा गया है एडवोकेट की तरफ से, तो मेरे को प्रोसीडिंग्स आगे पर्टिकुलर तौर पे दिखाओ। और तीसरी इसके अंदर हमारी जो लीगल न्यूज़ या लीगल टॉक्स हम जो बात करते हैं, इसके अंदर बात आती है कि भाई जो ट्रांसजेंडर की जो कैटेगरी है उसको अलग से एक कैटेगरी बनानी चाहिए जेल के अंदर, यानी कि नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम बोलते हैं NCRB। ऐसा हमारा दिल्ली हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन के अंदर, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मैटर आया था कि भाई जो ट्रांसजेंडर है ना उसको एक क्लासिफाई करो और जेल के अंदर ना 3 कैटेगरी बनाओ, एक तो मेल, एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर। क्योंकि हमारा संविधान जो है आर्टिकल 14 हर किसी को देता है, हर एक भारत के नागरिक को देता है, भले ही वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो। उसके आर्टिकल 14, 15, 19, 21 का फंडामेंटल राइट का तो हर किसी का अधिकार है, कोई भी कैसा भी हो, कि उस बंदे के फंडामेंटल राइट्स कभी भी वायलेट नहीं हो सकते हैं। ऐसी पूरी प्रोसीडिंग हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी
प्लीज सुनी, यानी कि जो केस आया था और इसके पीछे आगे जो डायरेक्शंस अब आएंगी तो मैं आपको आगे की वीडियोस में फॉरवर्ड करूंगा। साथ ही में इसका एक मैंने जब आपको बताया हुआ है कि जब मैं आपको कोई भी टॉपिक बताता हूं तो आपको दिमाग में पहले से पहले पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर ये सेक्शन अप्लाई होगा, या इस सेक्शन इस पॉइंट की बात के अंदर ये सेक्शन होता है, या फिर इसका मिलता जुलता ये केस लॉ है। तो हमने जेंडर के जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका पीछे केस लॉ भी तो है ना, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया केस लॉ है। इस केस लॉ ने दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था कि सोशल मोरालिटी जो है वो चेंज होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम और उम्र के हिसाब से भी। तो इसीलिए ट्रांसजेंडर की भी कैटेगरी एस्टेब्लिश होनी चाहिए जेल के अंदर, ऐसा बोला गया था कोर्ट के अंदर। और कोर्ट अब आके अपनी क्या डायरेक्शन लेगा, क्या ऑर्डर देगा, वो हम आगे बात करेंगे। फोर्थ बात आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर फिर एक डिफेमेशन का केस आया। हमने अपनी जो पुरानी कल की लीगल टॉक्स देखी थी उसमें भी पंजाब एंड हरियाणा का एक डिफेमेशन का केस के बारे में बात करी थी। हम आज की वीडियो के अंदर भी पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट के अंदर डिफेमेशन की ही केस की बात कर रहे हैं। तो आप इससे सोच सकते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा के अंदर डिफेमेशन के केसेस कितने आते होंगे, जो रोज हम कल वाली लीगल टॉक्स के अंदर भी हमने बात करी थी। तो इसीलिए तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसमिस करा आज फिर जो एक आप पार्टी है उसका एक एमपी है, उनके एक एमपी हैं संजय सिंह जी, उनकी मतलब जो उन्होंने प्ली करा हाई कोर्ट के पास कि भाई मेरे खिलाफ जो है एक डिफेमेशन की कंप्लेंट फाइल करी गई है। किसने फाइल करी है? बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने किसके खिलाफ? आप एमपी संजय सिंह के खिलाफ डिफेमेशन के केस फाइल करा है। और वो एमपी जो हैं आप पार्टी के संजय सिंह जी, वो सीधा हाई कोर्ट के पास गए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास गए कि भाई मेरे खिलाफ एक डिफेमेशन का केस फाइल हुआ है। किसने करा है? बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने। तो आप मेरे जो कंप्लेंट है उसको क्वैश कर दो, खत्म कर दो, रद्द कर दो। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने देखा केस को कि भाई क्या बात है इनकी, मतलब किसने फाइल करा है, क्यों करा है। तो ये पाया गया कि जो डिफेमेशन जो संजय सिंह जी ने, हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, उन्होंने 2 बारी जो है बोला है डिफेमेशन स्टेटमेंट या डिफेमेटरी स्टेटमेंट 2 बारी बोली थी। अपनी एक पब्लिक रैली में बोली थी और एक अपनी वही एक और दूसरी रैली के अंदर बोली थी पंजाब के अंदर। इसी वजह से बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने 2 बारी कंप्लेंट करी है। किसके खिलाफ? पंजाब एंड हरियाणा 2 बारी कंप्लेंट करी है आपके एमपी संजय सिंह के खिलाफ। तो इसके साथ में आपको एक और नॉलेज की बात पता होनी चाहिए कि जो डिफेमेशन का पार्ट है वो हमारा कौन से सेक्शन के अंदर आता है? इंडियन पिनल कोड के अंदर 499 के अंदर। साथ ही में इसके साथ हमारे को रीड वेट क्या करना होता है, हमारे को साथ ही में ये भी सेक्शन पढ़े होने चाहिए, जैसे कि 499 डिफेमेशन, 500 कंप्लेंट, 501 कंप्लेंट, साथ ही में 120 बी आईपीसी का भी हमारे को सेक्शन पता होना चाहिए। अब सेक्शन 120 बी आईपीसी की क्या बात करता है भाई? कंप्लेंट के बारे में बात, वो सॉरी पनिशमेंट के बारे में बात करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। किसी की ऐसी धारणा है मन में कि भाई मेरे को आज किसी ने प्लानिंग कर रखी है कि मैं यहां से निकलूंगा और कुछ गलत बोलता हुआ निकलूंगा जिससे कि सामने वाला बंदा जो है मेरी बात से ऑफेंड हो जाए, क्योंकि मैं बोली इसलिए ले रहा हूं जिससे कि वो ऑफेंड हो और डिफेमेशन उसका हो। तो इस केस के अंदर ये हम सेक्शन 120 बी का चार्ज भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे को डिफेमेशन के साथ में ये भी पढ़ना जरूरी है। 5th बात हमारी आती है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि भाई सेक्शन 357 क्लॉज 3 जो हमारा सीपीसी का है भाई वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कोर्ट किसी एक्यूज को ऑर्डर करता है कि भाई तुम्हारे को जो है कंपनसेशन के तौर पे इतना पर्टिकुलर अमाउंट एक विक्टिम पार्टी को पे करना पड़ेगा, तो इस केस के अंदर वो एक्यूज जो है बिल्कुल लाइबल है और वो पूरी अपनी जिम्मेदारी के तौर पे पैसे पे करेगा विक्टिम पार्टी को। ऐसा नहीं है वो एक्यूज हाँ भाई दे दूंगा या टालता रहे या फिर दे ही ना कभी भी, क्योंकि कोर्ट केस है, अपना केस चलता रहेगा, आगे तारीख पे तारीख मिलती नहीं की, तो ऐसे केस के अंदर वो जो है जो एक्यूज है वो मुखर जाए। इसके अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट तौर पे ऑर्डर कराया नहीं भाई सेक्शन 357 क्लॉज 3 जो है सीआरपीसी का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे उसमें एक मे वर्ड भी लिखा हुआ है और दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है भाई ये मे वर्ड ना मैंडेटरी है, मे जो वर्ड है इसको मैंडेटरी के तौर पे कैटेगराइज करा जाएगा। ऐसा कैटेगराइज मत, इसको ये मत समझना होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 357 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एस्से राइटिंग की बात करें, तो 3rd पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ट्रांसजेंडर को मतलब सेपरेट कैटेगरी बनानी है, क्लासीफाई करना है, ऐसी बात नालसा के अंदर भी बोली गई थी। तो इसके पीछे एक एस्से राइटिंग का टॉपिक बहुत अच्छा बन सकता है, आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा लेकर सोचिए। अब एक 6 पॉइंट है, जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उससे पहले ही मेरे को एक इन शॉर्ट के अंदर
न्यूज़ आई थी कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, इनको होम अरेस्ट करके रखा हुआ है दिल्ली पुलिस ने, कि ताकि जो केजरीवाल हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के जो सीएम हैं, वो फार्मर्स प्रोटेस्टर के साथ आकर ज्वाइन ना हो जाएं और जो माहौल है वहाँ का और ना बिगड़ जाएं, या फिर कोई भी अदर रीज़न हो सकता है। मैं तो एक पॉजिटिव बात रख के आपके सामने बोल रहा हूँ। और इसके बाद मैं आपके लिए फार्म्स बिल की वीडियो या तो अपलोड हो चुकी होगी या फिर इस वीडियो के बाद अपलोड होगी। आप बिल्कुल उस वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा और इस वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लीगल टॉक्स या लीगल न्यूज़ के तौर पे मैं आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करके रहा हूं, क्योंकि 1%, 2%, 5% तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलती होगी, मैं 100% श्योर हूं। बस आपका मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन आए और मैं अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके सामने प्रेजेंट करता रहूं और बिल्कुल वैलिड और जेन्युइन नॉलेज आपके सामने प्रेजेंट करता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।